Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंच में यानी फ्रांस में वुमेन्स रेवोल्यूशन पे उतरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की केस बन चुका था, जिसकी वजह से एक डिक्टेटर था, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे, उसका राइज हुआ। पर आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे वुमेन्स का रेवोल्यूशन हुआ। वुमेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी वुमेन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। मोस्ट ऑफ द वुमेन बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट वर्कड फॉर अ लिविंग, यानी ज़्यादातर वुमेन्स जो थी थर्ड स्टेट की वो कमाती थी लिविंग के लिए, ठीक है, यानी अपना जीवन के लिए। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। सीमस्ट्रेसेस का मतलब होता है वो औरतें जो कि दर्जी का काम करती थी, ठीक है, और वो काम करती थी लॉन्ड्रेसेस, यानी वो जो लॉन्ड्री में काम करती थी। सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, साथ ही साथ वो फल फूल और सब्जियां भी बेचती थी मार्केट में। एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द रिच फैमिली एक्सेट्रा, और साथ ही साथ अमीर घरानों में यानी अमीर फैमिलीज में वहाँ पे वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी कि बाई का काम करती थी। Only the daughters of nobles and wealthier members of the third state could study at a convent, यानी जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। सिर्फ जो नॉबल्स की यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों की बेटियां थी सिर्फ वही पढ़ पाती थी, और थर्ड स्टेट में सिर्फ वही उन्हीं फैमिलीज की लड़कियां पढ़ पाती थी जो कि वेल्दियर फैमिली से थी, यानी कि अमीर फैमिली से, ठीक है। यानी कि जो सिर्फ अमीर लोग थे, अमीर वुमेन्स थी, उन्हें ही पढ़ने का राइट था फ्रांस में। Beside caring for their families, the French women had to cook, fetch water, stand in queues for bread, look after the children, etc. अपनी फैमिली की देखभाल करने के अलावा जो फ्रेंच वुमेन थी उनको खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में ब्रेड के लिए खड़ा होना पड़ता था, अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। Their wages were always lower than the men. भले ही वो मैन से ज़्यादा काम करे, मैन के बराबरी का काम करे, पर कभी भी उन्हें मैन के बराबर का वेज यानी उनके बराबर की सैलरी नहीं मिलती थी, उन्हें हमेशा उनसे कम सैलरी मिलती थी। Women in France were disappointed with the Constitution of 1791. 1791 में थर्ड स्टेट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उससे फ्रांस के वुमेन एकदम डिसअपॉइंट यानी निराश हो गई थी। इट reduced them to passive citizens who had no political rights. अब सिटीजन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं पैसिव, ठीक है। तो अब ये जो 1791 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने इन्हें पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जिन्हें कि देश में अपने जो भी काम चल रहा है उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और पैसिव में मतलब कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है उनसे, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा बना दिया था उन्हें पॉलिटिकल राइट्स ने, उन्हें कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था। दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स विच इज right to vote, to elected to the assembly and to hold political office। फिर जब ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई तो फिर उन्होंने अपना पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किया, यानी अपनी ज़रूरत को मांगा, यानी कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा अधिकार राइट टू वोट मांगा, और उन्होंने ये भी मांगा कि वो असेंबली में खुद इलेक्ट हो सके और पॉलिटिकल ऑफिसेस को संभाल सके। टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड डिमांड्स वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, और अपने व्यूज और डिमांड्स को ही एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने खुद के अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाना शुरू कर दिए। There were about 60 clubs of women in French cities, of which The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous, यानी टोटल 60 क्लब्स थे उस टाइम फ्रेंच सिटीज़ में, जिनमें से सबसे फेमस जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉज पास्ड टू इम्प्रूव वुमेन लाइव्स। अब इन्होंने रेवोल्यूशन किया तो उनका रिजल्ट ये था कि इनके लिए कुछ लॉज पास हुए थे, तो देखते हैं कि वो कौन से लॉज हैं।
इन द अर्ली ईयर्स लॉज वेयर पास टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन, यानी पहले के समय में लॉज जो भी बनते थे वो वुमेन्स की लाइफ्स को सुधारने के लिए बनते थे. द चेंजेस अकर्ड बाय दिस लॉज वेयर, यानी जो भी ये लॉज बने उनसे जो चेंजेस हुए थे वो ये सब है. Women gained access to education with the introduction of state schools and a system of compulsory education for girls. यानी पहले इन्हें एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं मिलता था तो वो भी इन्हें मिल गया. कैसे मिला? स्टेट में बहुत सारे स्कूल्स खुले और साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें गर्ल्स की एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया. वुमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज बाय देयर फादर्स एंड दे कुड मैरी अकॉर्डिंग टू देयर विल. यानी पहले होता था कि वुमेन्स को फादर उनके फोर्स कर सकते थे कि आप इनसे मैरिज करो, पर अब ये हट चुका था. अब वो खुद अपनी चॉइस से मैरी कर सकती थी. मैरिज वॉज नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. और अब मैरिज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था जो कि सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर किया जा सकता था. डिवोर्स वॉज मेड लीगल, यानी डिवोर्स को लीगल बना दिया गया था. पहले उसमें ऐसा सिस्टम था कि सिर्फ मैन ही वुमेन को डिवोर्स दे सकते हैं, पर अब मैन और वुमेन दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे. वुमेन को ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस. वुमेन्स को हम जॉब के लिए ट्रेन भी कर सकते थे और साथ ही साथ वो आर्टिस्ट या स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी. अब आता है फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट, यानी फ्रेंच की वुमेन जो थी फ्रांस की, वो जो चाहती थी कि उन्हें राइट टू वोट मिले वो अब उन्हें मिल गया. देखते हैं कैसे मिला. ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, यानी रेन ऑफ टेरर कौन सा एज था हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, 1793 से लेके 1794. तो उसी रेन ऑफ टेरर के वक्त द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर्स ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. उसी रेन ऑफ टेरर में हम जानते हैं पहले ही फ्रांस की हालत इतनी खराब थी और उस रेन ऑफ टेरर में गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर डिक्लेयर किया कि सारे वुमेन्स के क्लब्स को बंद किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही हैं उसे भी बैन कर दिया जाए. मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वेयर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. बहुत सारी वुमेन्स को तो उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था और साथ ही साथ सेंटेंस टू डेथ भी कर दिया था. Women's struggle for voting and equal political rights was carried on through an international suffrage. यानी वुमेन्स का अब भी स्ट्रगल चलता रहा. किस लिए स्ट्रगल? वोटिंग के लिए और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका था ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. यानी वो रेवोल्यूशन तो पहले से कर रही थी, पहले से लड़ रही थी, पर उनका रिजल्ट उन्हें मिला लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में. फाइनली इन 1946 फ्रेंच वुमेन वॉन द राइट टू वोट, यानी 1946 में आखिरकार उन्हें राइट टू वोट मिल गया, यानी अब वो भी वोट कर सकती थी. अब हमारा वुमेन एंड रेवोल्यूशन टॉपिक खत्म हो चुका है. तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. अबॉलिशन मतलब उसका त्याग कर देना या उसे बैन कर देना. और स्लेवरी एक प्रथा थी जिसमें हम नौकरों को खरीदते थे. आज के ज़माने में नौकर को हमें हर मंथ में सैलरी देनी पड़ती है, उनकी खुद की लाइफ होती है, खुद का घर होता है, खुद की फैमिली होती है, पर पहले ऐसा नहीं होता था. स्लेवरी सिस्टम में ऐसा होता था कि साउथ अफ्रीका से लोगों को खरीदते थे, एक बार उन्हें पैसे दे देते थे उनके मालिक को और फिर उन लोगों की लाइफ उनकी होती थी. यानी उन स्लेव्स की खुद की लाइफ नहीं होती थी, उनकी खुद की फैमिली नहीं, उनकी खुद की खुशियाँ नहीं होती थी, उनकी खुद की कोई भी मर्जी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके खुद पे भी उनका खुद का हक नहीं था. और वो उनका सारी जिंदगी, उनका सारा लाइफ उनका मालिक ही होल्ड करता था, वही कंट्रोल करता था उनकी लाइफ. The greatest social reform made by the Jacobins government was to abolish slavery in the French colonies. यानी जो जैकोबिन का गवर्नमेंट बना था, याद करो, आपको पता होगा रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर वो बन गए थे, ठीक है. तो इन्हों का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था, यानी सबसे अच्छा काम जो इन्होंने किया था वो ये था कि इन्होंने फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी की प्रथा को अबॉलिश कर दिया. The French colonies in the Caribbean like Martinique,
Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of tobacco, indigo, sugar, coffee, etc. यानी ऊपर जो ये नाम दिख रहे हैं ये सारे फ्रेंच कॉलोनीज के नाम है और इन्हीं कॉलोनीज में सबसे इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का, कॉफी, यानी इधर बहुत ज़्यादा इसका धंधा चलता था. द फ्रेंच नीडेड वर्कर्स फॉर प्लांटेशन इन इट्स कॉलोनीज. अब कोई भी काम चल रहा है तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि हमें सबसे ज़रूरी है हमारा वर्कर यानी कि लेबर. तो अब यहाँ पे भी काम चल रहा है तो यहाँ पे भी हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी इन कॉलोनीज में. बट द यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू वर्क इन डिस्टेंट अननोन लैंड्स. इन्होंने सोचा कि हम यूरोपियन से मदद मांगते हैं बट उन्होंने एकदम मना कर दिया कि हम अनजान जगह पे कैसे काम कर सकते हैं. Thus, a three-way trade in slaves started between Europe, Africa और अमेरिका इन 17th सेंचुरी. और इसीलिए ये सारे लेबर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक 3-वे ट्रेड चलाया गया यानी 3 तरीके का, जो कि शुरू हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका. यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, इसी वजह से इसका नाम है 3-वे ट्रेड और ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में. और इसको हम एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहते थे. ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3. तो उन 3 साइड्स को डिनोट करने के लिए यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं. French merchants traveled from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they bought slaves from local chieftains. यानी जो लोकल chieftains होते थे ये बहुत सारे slaves को अपने पास रखते थे. तो ये फ्रेंच के मर्चेंट्स इनके पास जाते थे और slaves खरीद लेते थे अपना काम कराने के लिए. These port cities owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. और यही जो पोर्ट सिटीज़ थी इनमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई क्योंकि यहाँ पे स्लेव ट्रेड फ्लोरिश होने लगा. अब कोई भी ट्रेड हमारा फ्लोरिश होगा तो वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. क्रिटिसिज्म मतलब उसका थोड़ा सा बंद होना, यानी 18th सेंचुरी तक फ्रांस में जो ये स्लेवरी की प्रथा थी उसमें थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आ गई. After long debates, the National Convention passed a law in 1794 which declared slavery illegal and freed all slaves in France overseas colonies. यानी बहुत सारी लंबी लंबी डिबेट हुई जिसके बाद एक लॉ पास किया नेशनल कन्वेंशन ने 1794 ने, जिसने स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और जितने भी स्लेव्स थे फ्रांस में यानी पहले उन्हें खरीद के रखा था उनको छोड़ दिया गया, उनकी जो मर्जी है वो कर सकते थे. After 10 years, Napoleon reintroduced slavery to please the plantation owners who considered enslaving African blacks as their right. और फिर 10 साल पहले नेपोलियन बोनापार्टे जो आए जिनके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने रीइंट्रोड्यूस यानी फिर से इंट्रोड्यूस करवा दिया स्लेवरी को. ठीक है, अब स्लेवरी को इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया क्योंकि ये जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे ये मानते थे कि इन्हें प्लांटेशन करवाने के लिए इन्हें अफ्रीकन ब्लैक्स की ज़रूरत है और ये इनका राइट यानी कि अधिकार है. ठीक है, तो यही सब हमने आज के पार्ट में पढ़ा. अगले पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल.